Hello everyone, welcome to the Environment and Ecology Current Affairs classes. Today we will discuss four important topics. Two topics are from the carbon dioxide emissions or carbon emissions, global warming and climate change, that is related to green ammonia and carbon capture and utilization. और इसको हम बोल सकते हैं फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ की तरफ भी इंडिया का एक गोल है मूव करने का, तो उसके रिलेटेड हम ये दो टॉपिक देखेंगे. देन वी हैव वन very important topic regarding pollution, that is specifically plastic pollution, and that too which is related to everyone's life, क्योंकि आज हर इंसान एक बॉटल्ड वाटर पी रहा है. तो इसमें एक क्वेश्चन राइज हुआ है कि इज बॉटल्ड वाटर ए सेफ. टू टॉपिक्स, that is river ranching and human animal conflict are related to the biodiversity. तो ये तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे आज टॉपिक हैं. Before moving to these specific topics, let us discuss few things which are very contextual to understand these topics. जैसे कि for example the पंच अमृत goals और targets of India. क्योंकि ये जो भी कार्बन कैप्चर या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को रोकने का और जो भी इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं इसीलिए हम कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव सम गोल्स एंड टारगेट्स विच वेयर डिसाइडेड इन COP26 ग्लासगो में ये किया था. पंचअमृत टारगेट्स क्या हैं देखते हैं. इसमें 5 टारगेट्स हैं. फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030. ठीक है, हमें टोटल प्रोजेक्टेड जो कार्बन एमिशन है उसको कम करना है. देन द सेकेंड गोल इज कट कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय लेस देन 45% बाय 2030, और ये ऑफ 2005 इससे है. देन द थर्ड गोल इज टू फुलफिल the 50% energy requirement from renewable energy, that is by 2030. और फिलहाल आज कुछ दिनों में ये 50 और 45% के बीच में चल रहा है. देन द नेक्स्ट टारगेट इज टू क्रिएट 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी. एंड देन टू द बिगेस्ट टारगेट इज द मेजर टारगेट इज टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070. नेट जीरो एमिशन मतलब जो कार्बन एमिशन हो रहे हैं और हम उसका जो मिटिगेट कर रहे हैं या कैप्चर कर रहे हैं वो जीरो होना चाहिए, उसको हम नेट जीरो एमिशन बोलते हैं. वी हैव टू अचीव, इंडिया हैज़ टू अचीव दैट बाय 2070. ये इसका एक कॉन्टेक्स्ट है जो कि हम जो भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स जो इंडिया में चल रहे हैं या वर्ल्ड वाइड भी जो चल रहे हैं इसी के लिए हैं. तो इसके बाद हम देखते हैं द सेक्टर वाइज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन इंडिया. अब हमें कार्बन तो कम करना है बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030 एंड ऑल, टू कट इंटेंसिटी वगैरह 45% वगैरह देखना है. तो उसके लिए हम देखते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है कार्बन एमिशंस में. तो दिस इज गवर्नमेंट डेटा वेयर इन द इलेक्ट्रिसिटी और पावर सेक्टर कंट्रीब्यूट अराउंड 51% ऑफ द कार्बन एमिशंस. उसके बाद सेकेंड इज इंडस्ट्री टू द 24.7%. उसके बाद ट्रांसपोर्ट and rest is the other sectors like agriculture, residential areas and others etc. So the major contributors or the major polluter, major sectors polluting polluting are the power sector and industry sector. तो गवर्नमेंट इसी पे फोकस कर रही है. उसी को देखते हुए जो आज के एक टॉपिक है दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम टू एनर्जी इंडिपेंडेंस वेयर ग्रीन अमोनिया. ग्रीन अमोनिया, तो बैकग्राउंड दो. अमोनिया इज NH3 है ना, जो कि ये यूज होता है एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर्स में मोस्टली. ठीक है, तो अमोनिया इसमें अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीन अमोनिया है, ग्रे अमोनिया है और ब्लू अमोनिया है. अब जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में ये ब्लू अमोनिया है या ग्रे अमोनिया है, जो कि इट इज मेजर कंट्रीब्यूटर to produce 1 ton of ammonia. It emits around 2.6 to 3 tons of carbon dioxide. तो ये huge polluter है ना, इसके वजह से. तो इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग ऑफ ग्रीन अमोनिया. ये कॉन्टेक्स्ट है. अब हम देखते हैं ये अमोनिया का कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमोनिया बनता है नेचुरल गैस से. ठीक है, जिसमें CH4 को रीप्रोसेस करके 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जोड़ते हैं और इसका आउटपुट होता है CO2. CO2 इज रिलीज्ड.
यहाँ पे इसके वजह से, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। इसी के अपोजिट है ग्रीन अमोनिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग फ्रॉम द ग्रीन और रिन्यूएबल सोर्सेस एंड नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन भी यूज करना चाहता है सरकार। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन तोड़ने के लिए हम CH4 यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन जो कि रिन्यूएबल एनर्जी बना हुआ है उसको यूज करके हम यहाँ पे फाइनली चाहते हैं कि हम ग्रीन अमोनिया बनाया जाए। इसके कई बेनिफिट्स हैं, इसके कई बेनिफिट्स हैं फॉर सेल्फ लाइन्स और आत्मनिर्भरता। टू गिव यू ए कॉन्टेक्स्ट, इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 86% ऑफ फर्टिलाइजर्स विच आर यूज्ड इन यूरिया और नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स 86%, और इसका गैस भी जो आता है वो ये हम इंपोर्ट करते हैं। उसके वजह से बहुत से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ईरान और US अमेरिका ईरान का जो वॉर चल रहा है उसके वजह से भी ये जो गल्फ ऑफ होमरूज, स्टेट ऑफ होमरूज बंद होने के वजह से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बंद हो गया है, शिपिंग लेन्स बंद हो चुके हैं, उसके वजह से गैस का प्राइस बढ़ रहा है, तो उसमें भी सप्लाई चेन और जो फर्टिलाइजर्स का सप्लाई है वो कम हो जाता है इंडिया में। उसके साथ साथ क्लीनिंग अप इंडस्ट्रीज, इट इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर और मेजर कंट्रीब्यूटर टू द CO2 एमिशन ग्रे अमोनिया। इसलिए टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द एनर्जी कार्बन एमिशन एज वेल एज टू रिड्यूस द ओवरऑल एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हमने 5 मिनट में देखा, ये फर्टिलाइजर सेक्टर और फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमें काम करने की जरूरत है। इसीलिए यहाँ पे ग्रीन अमोनिया की तरफ हम पुश कर रहे हैं। देन फर्दर चीपर, रिसेंटली जो सोलार कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने कहा है कि पर केजी जो ग्रीन अमोनिया बनने का रेट हो गया, इट हैज़ फॉलन टू 50 to 65 रुपीज़ विच इज़ ऑन एवरेज कंपेयर टू द ग्रे अमोनिया। तो ये सारे हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो टेकन सेवरल एक्शंस और सेवरल स्टेप्स टू प्रोड्यूस और शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रीन अमोनिया, दैट इज डायरेक्ट फिनेंशियल रिवार्ड और सब्सिडीज अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको साइट प्रोग्राम भी करते हैं। और जो सेसी जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने भी ऑक्शन और रिवर्स ऑक्शन जो है वो कॉल किया है टू लोअर द प्राइसेस टू प्रोड्यूस ग्रीन अमोनिया। दिस इज all about the production of green ammonia, but there are few hurdles because the initial cost of production of green ammonia is far more than the gray ammonia. Then uske sath there are lot of multiple rules or confusing rules or becoming administrative issues are becoming the major hurdles toward production of green ammonia. Then moving to the similar topic that is of related to the global warming and carbon emission is from wealth to waste, from waste to wealth, ठीक है। दिस इज फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ। इसके अंदर में मेजर जो पार्ट है इट इज अबाउट कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। मैं आपको बता दूं कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन क्या होता है। बेसिकली जो इंडस्ट्रीज से CO2 निकलती है ना, इसको तो कम करना है, बट इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज के रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इनकम बढ़ाना है, पॉवर्टी रिड्यूस करना है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बढ़ाना है, तो हमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर इंपॉर्टेंट है और इंडस्ट्रीज के लिए पावर इंपॉर्टेंट है। अब वो तो हम कम नहीं कर सकते, कोल बेस्ड पावर जनरेशन को हम एक साथ हम ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज तो रहने वाले हैं। तो अब बात आती है कि कार्बन का जो एमिशन है वो कैसे कम किया जाए। उसके लिए मल्टीपल चीज़ें हैं, उसमें से एक जो रिसेंट अभी भी अंडर रिसर्च और इसमें टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, बट अब कहा जा रहा है कि न्यू मेथड है, दैट इज कार्बन कैप्चर। मतलब जो कार्बन एमिट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट होती है इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, चिमनीज से, उसको हम कैप्चर करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, प्री कंबशन भी कर सकते हैं, पोस्ट कंबशन भी कर सकते हैं, चिमनी से जैसे निकलते हैं यूजिंग लिक्विड ऑब्जॉर्बर्स और सॉलिड ऑब्जॉर्बर्स को हम यूज करके CO2 को अलग कर सकते हैं, दैट इज कैप्चरिंग द CO2 जो एमिट हो रहा है उसको कैप्चर करेंगे। अब उसके बाद दो चीजें हो जाती है, एक इज स्टोरिंग, CCS बोलते हैं, जहां पे उसको स्टोर किया जाता है ना,
और दूसरा मेथड, अब जो नया टेक्नोलॉजी न्यू कॉन्सेप्ट आया है, दैट इज यूटिलाइजेशन। सिर्फ उसको स्टोर नहीं करना है, उसको यूटिलाइज भी करना है। तो इसमें दो डिफरेंस क्या है बता देता हूँ। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, CCS जो है, बेसिकली कार्बन को जब हम कैप्चर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हम इंडस्ट्रीज के चिमनी से वगैरह से हम अलग करके उसको कैप्चर करके फिर उसको पाइपलाइन के द्वारा ट्रांसपोर्ट करके लेके जाके इसको जियोलॉजिकल जो टेरेंस होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे सलाइन फील्ड्स होते हैं, या फिर जो ऑलरेडी पेट्रोल क्रूड ऑयल जहाँ से निकाल लिए होते हैं, वहाँ पे जो अंडरग्राउंड जो कैवर्न्स होते हैं वहाँ पे उसको इंजेक्ट करके उसको वहीं पे रखा जाता है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो अंदर ही रह जाएगा। उसको बोलते हैं स्टोरेज। जो एटमॉस्फेयर में CO2 है वो वहाँ से निकाल के कहाँ डाल रहे हैं, हम नीचे ज़मीन में डाल रहे हैं। अब कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन इसमें दूसरा है। यूटिलाइजेशन इन द सेंस कैप्चर करके उसको स्टोर करने से अच्छा है कि हम उसको कहीं ना कहीं कई मेजर जो इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस कार्बन कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल सेक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीन यूरिया जो हमने पढ़ा, वहां पे भी इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन यूरिया। देन उसके साथ साथ हम इसको यूज कर सकते हैं फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बोनेशन जो होता है, आपको जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेशन ही यूज होता है, वहाँ पे भी इसको हम यूज कर सकते हैं। देन फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक कंक्रीट एंड एग्रीगेट्स, उसके साथ साथ केमिकल्स भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि मेथनॉल, एथनॉल, ये सारे चीज़ें इसमें यूज कर सकते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीमर्स और बायोप्लास्टिक्स है, प्लास्टिक्स भी यहाँ पे उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द कार्बन दैट वी आर कैप्चरिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। तो इससे क्या होगा, वी विल मूव टुवर्ड्स नेट जीरो। जो कार्बन जो एमिट हो रहा है उस कार्बन को हम कैप्चर करके या तो स्टोर कर रहे हैं या तो फिर हम उसको यूज कर रहे हैं प्लास्टिक बनाने में या फिर कोई अपने फूड एंड बेवरेजेस में यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेट जीरो एमिशंस बिकॉज वी हैव टू अचीव इट बाय 2070। तो दिस इज अबाउट द CCU। उसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है उसमें एक ये है कि ड्राफ्ट कर रही है पॉलिसी बाय 2030 हमें यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देयर आर फ्यू चैलेंजेस इन कार्बन कैप्चर CCSU जो स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन है। द प्रॉब्लम इज इट इज टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव एज वेल एज कैपिटल इंटेंसिव। अभी तक वो टेक्नोलॉजी अंडर रिसर्च है या फिर पायलट बेसिस पे है, और इट इज़ कॉस्ट इंटेंसिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाय सम एस्टिमेट्स टू कैप्चर 1 ton ऑफ CO2 वी रिक्वायर अराउंड $800 to $1,000। तो ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है यहाँ पे भी एक इश्यू है। उसके साथ साथ इसको ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वगैरह वगैरह का भी चाहिए। देन उसके बाद जो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं वो भी है, जैसे कि हम स्टोर करेंगे अंडरग्राउंड में तो उसके बाद क्या होगा, वो फिर एमिट होगा नहीं होगा, उसका दूसरे इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, सॉइल पे क्या इम्पैक्ट होता है। देर आर मेनी issues with that. So this is about the carbon capture of from moving from waste to wealth. Then the very important topic regarding pollution, that is plastic pollution. आप और हम आज की दुनिया में हर इंसान most of the people are using bottled water, है ना। Now this is creating a crisis. Recently in 2025 FSSAI, ठीक है, जो कि एक इंडिया की स्टैट्यूटरी बॉडी है विच लुक्स द फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री, उसने कहा जो बॉटल्ड वाटर है इट इज़ ए हाई रिस्क इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ मल्टीपल इश्यूज। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाउ देर आर सम एस्टिमेट्स और रिसर्च विच सेज इन एवरी लीटर ऑफ बॉटल वी फाइंड अराउंड 2,40,000 और 50,000 ऑफ माइक्रोप्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक्स। ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक को हम देख भी सकते हैं, बट नैनो प्लास्टिक विच आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज एंड विच कैन गो थ्रू आवर ऑर्गन्स, मल्टीपल ऑर्गन्स। इसके वजह से देर आर मल्टीपल इश्यूज। आपने सुना होगा कि बॉटल जो पानी आता है उसके ऊपर लिखा होता थ्रो आफ्टर यूज और रिसाइकल आफ्टर यूज इसके लिए, लेकिन लोग जो है उसको कंटिन्यूसली यूज करते हैं फॉर मंथ्स टुगेदर, ईयर्स टुगेदर उसको यूज करते हैं, बट इसका बहुत ज़्यादा इशू है। एक तो है माइक्रोप्लास्टिक जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, और दूसरा है लीचिंग ऑफ केमिकल्स। जो प्लास्टिक बनाने में जो
टेट्रा फैलेट और फैलेट्स जो यूज होते हैं वो लीच होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में जब धीरे से पानी गर्म होता है वो बॉटल गर्म होते हैं, उसके स्टोर करते हैं, धीरे धीरे सनलाइट पड़ती है तो धीरे धीरे क्या करता है, जो प्लास्टिक में जो केमिकल्स हैं वो लीच होना स्टार्ट करते हैं वाटर में, और वही केमिकल्स हम पी भी रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द बॉटल्स हैव दिस बीपीए, बिस्फेनॉल ए, विच इज वेरी हाईली टॉक्सिक, है ना, और इट कैन कॉज दिस टू एस्पेक्ट्स विल कॉज द हार्मोनल इम्बैलेंसेस, कैंसर एंड एंडोक्राइन इश्यूज, इसके वजह से कैंसर भी बढ़ रहे हैं। तो दिस इज अबाउट द बॉटल्ड वाटर। अब इसे इश्यू क्यों हो रहा है, इश्यू क्या है? एक तो पहला है कि लैक ऑफ टैप वाटर, सप्लाई वाटर जो है आजकल होटल्स में, पहले जगों में पानी रखे जाते थे, लेकिन आजकल क्या है पूरे बॉटल्स में रख रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट हो गया है। नाउ बॉटल वाटर इज कंसिडर्ड एज सेफ, बट इट इज नॉट सेफ। देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स बाय द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच सेड इट इज जस्ट नथिंग बट द फिल्टर वाटर। बहुत से जो है जो लोकल एरियाज में या फिर टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में जो है सिंपल फिल्टर वाटर को उसको भर के हम बेच रहे हैं, उससे कोई ना उसमें यूवी फिल्ट्रेशन हो रहा है, ना ही रिवर्स ऑस्मोसिस से कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसमें जो हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन वाला एसडीजी वाला गोल है, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एसडीजी 12 है, जो अचीव करना चाहते हैं वो उसका उल्टा हो रहा है। दिस इज अबाउट द कंटामिनेशन इन प्लास्टिक बॉटल्स। इसमें आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से दो चीज़ें याद रखनी है, अबाउट द माइक्रो प्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक, ये बॉटल में मिलता है, और बीपीए, बिस्फेनॉल ए, विच इज कैंसर कॉजिंग एजेंट। मूविंग फॉरवर्ड टू अवर न्यू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिवर रैंचिंग। अब दो टॉपिक आर रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, वन इज रिवर रैंचिंग एंड द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग एलिफेंट्स। तो पहला हम देखते हैं रिवर रैंचिंग। नाउ दिस इज, पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिवर रैंचिंग क्या है। रिवर रैंचिंग इज नथिंग बट XC2 कल्टिवेशन ऑफ द एंडेमिक फिशेस इनटू आवर रिवर्स ऑफ इंडिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल गंगेस है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, और पेनिनसुलर रिवर्स हैं, वहाँ पे नेचुरली फिशेस तो होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड लैक ऑफ वाटर इन द ड्राई सीजन, फिशेस और ओवर फिशिंग के वजह से फिशेस की क्वांटिटी कम हो गई है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू इंक्रीज द एंडेमिक और द नेटिव स्पीसीज ऑफ फिशेस इन आवर रिवर्स। तो उसके लिए गवर्नमेंट हैज कम अप विद द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसके अंडर में 3 कंपोनेंट्स है, उसमें से एक कंपोनेंट है रिवर रैंचिंग और रिवाइविंग आवर रिवर्स और रिवाइविंग द बायोडाइवर्सिटी इन रिवर्स। एंड इसमें गंगेज और रिवर गंगा में इसको फॉलो किया जा रहा है, जो कि रिवर गंगा मेजर एक रिवर है, इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, और इट हैज़ इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल, कल्चरल, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। और इसी वजह से यहाँ पे अगर से हम इसको किया जाए तो इसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं रिवर रैंचिंग में होता क्या है। रिवर रैंचिंग में होता है बेसिकली जो नेटिव स्पीसीज हैं उसको हम एक्वाकल्चर में ब्रीड करते हैं टिल दे ग्रो फॉर 10 to 15 सेंटीमीटर्स ऑफ लेंथ, है ना, तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देन वो फिशेस को लेके हम उसको लेके जाते हैं डायरेक्टली कहाँ पे, रिवर्स में उसको छोड़ देते हैं ताकि वो नेचुरली वो ग्रो करें। तो इसके वजह से जो हमारे नेटिव स्पीसीज है उसका नंबर्स क्या आ रहा है, बढ़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्डन महसीर है वगैरह, कटला है, ये सब क्या है गंगेज में यूज किया जा रहा है इन टर्म टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फिशेस, ठीक है। बट ये तो एक एस्पेक्ट है इंक्रीज करने का, लेकिन जो मेजर चैलेंजेस जो फेस हुए फिशेस को कम करने में, दैट इज कंक्रीटाइजेशन और बिल्डिंग ऑफ डैम्स, वाटर की क्वालिटी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसमें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ओवर फिशिंग की वजह से भी जो है इसको भी हमें ध्यान में रखते हुए वी नीड टू डू मूव विथ सस्टेनेबल फ्रेमवर्क्स टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी इन गंगेज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी इज द एलिफेंट इमरजेंसी इज नथिंग बट human animal conflict in certain regions of India. Mostly it was observed in certain states like Kerala and the northeastern states earlier. Now there is a news that कि central India में भी human animal conflict involving elephants are increasing और वो छोटे छोटे herds में attack कर रहे हैं। Now human animal conflict होता क्या है कि animals जो हैं
उनके जो नेचुरल जोन्स हैं, नेचुरल हैबिटेट्स हैं, उसको छोड़ के ह्यूमन सेटलमेंट्स के तरफ आते हैं और उसके वजह से वो फील्ड्स में पूरा बर्बाद कर देते हैं और डैमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज होता है, होम को डैमेजेस होते हैं, समटाइम्स लॉस ऑफ लाइफ भी होता है. दिस इज अबाउट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. ये अब देखते हैं कि इसके रीजंस क्या हैं. what is causing these elephants or other animals to leave their home or habitat and move towards the human habitations? The major reason is fragmentation, habitat fragmentation. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा हैबिटेट है, इसमें फ्रैगमेंटेशन कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवे लाइंस, रोडवेज और इंडस्ट्रीज, उसके वजह से जो उनका माइग्रेटरी जो पाथ थे वो उसमें डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, उसके वजह से वो मूव करते हैं. यहाँ पे देखा जाए तो एनिमल्स ह्यूमन हैबिटेशन में नहीं, ह्यूमन हैबिटेशन या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एनिमल्स के हैबिटेशन में घुसा हुआ है, इसके वजह से ये हो रहा है. उसके वजह से एक रीजन है. देन उसके अलावा जो प्रॉब्लम है इट इज लैक ऑफ नेचुरल फूड. ठीक है, बिकॉज जो डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, उसके वजह से उनको फूड नहीं मिलता है, सो दे मूव टुवर्ड्स ह्यूमन हैबिटेशन. देन फोर्स्ड क्रॉप रेडिंग, जैसे कि एग्जांपल कि अब एग्रीकल्चर जो बहुत ज़्यादा हो रहा है फॉरेस्ट के अगल बगल में, तो उनको इजी वे है खाना खाने का, तो वो वहाँ पे आ जाते हैं. दिस आर द मेजर कॉजेस. देन देर आर rules and what are the methods to prevent this human animal conflict. एक तो there are statutory laws हैं वगैरह वगैरह तो हैं जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बी हाइव फेंसिंग भी एक इसमें आती है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, बट इट इज़ वेरी डैमेजिंग, समटाइम्स एलिफेंट्स गेट किल्ड. उसके साथ साथ कंक्रीट वॉल्स भी आप देख सकते हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए. देन उसके साथ जो हमिंग आवाज़, साउंड बेस्ड डिवाइसेस टू वार्ड अवे the elephants, incoming elephants from the human habitation. This is about human animal conflict. और ये आजकल स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है बिकॉज ऑफ हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स क्लासेस दिस वीक. थैंक यू.